तो मैं यहाँ से जा रही हूँ नई ट्रिप के लिए। आगे जो मैं जहाँ पे भी एक्सप्लोर करूँगी मैं आपको बता दूंगी। देन अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ जेटी के लिए, क्योंकि मैं अपनी बाइक है जो जेटी में रख के आगे मांडवा जाने वाली हूँ। सो बहुत एक्साइटिंग ट्रिप होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों मैं जेटी पे पहुंच चुकी हूँ और मैंने अपनी दोनों को वहाँ पे खड़ा कर दिया है। देन मैं यहाँ से जो है अगला ट्रिप मेरा, मैं तो आपको बता चुकी मांडवा के लिए जाने वाली हूँ। सो उसके लिए मुझे यहाँ से जेटी यूज़ करनी पड़ी, तो जेटी से मैं मांडवा जाने वाली हूँ। मांडवा से आगे जो है मेरी ट्रिप होने वाली है। सॉरी वो एक्चुअली मैं गलती से भिड़ गई थी। कितना प्यारा मौसम हो रहा है कि देखने में तो मज़ा क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे जेटी वगैरह यूज़ किया है, अच्छा लग रहा है। सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आके खड़ी हो चुकी है बैक टू बैक। मैं आज जेटी का भी मज़ा लेने वाली हूँ, क्योंकि बाइक की राइड के साथ साथ में हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ट्रैफिक का टाइम बचा के और यहाँ पे जेटी के साथ आके मैं मांडवा चले जाती हूँ। मैंने एक मिस्टेक भी कर दी थी कि मेरे को मॉर्निंग की टिकट करवानी थी और मैंने इवनिंग की करवा दी, बट यहाँ पे एडजस्टेबल थे तो उन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। मैंने उनको बताया था कि मेरा सारा शेड्यूल बना हुआ है, अगर मैं ना पहुँच पाई तो मेरे को लेट हो जाएगा। अगर मुझे इस जेटी में कोई चीज़ पसंद आई है तो वो खाने पीने का एरिया 10 मिनट बाद में चलने वाली है। तो जब तक मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, पता चला कॉफ़ी नहीं पी पाई। सुबह की शक्ल बहुत गंदी हो रही है, मैं काली काली दिख रही हूँ, बट कोई ना दोस्तों, एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं एंजॉय करने वाली हूँ जेटी की 1 घंटा, शायद मे भी 1 घंटे की ट्रिप। मेरे साथ आप भी एंजॉय करने वाले हो। कॉफ़ी जवळ बाहेर जाण्याचा मार्गाचा उपयोग करावा।
कोविड के टाइम में भी तो सेफ मास्क कर रखा है, सैनिटाइज़र यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे राइडर है मेरी तरह, मतलब मैंने देखा है यहाँ पे लोग बाइक लेके भी आए हैं, 4 व्हीलर भी लेके आए हैं, देन उसके अलावा साइकिल पे भी लोग आए हैं राइड करने के लिए। आई नो मेरी वॉइस बहुत कम आ रही होगी क्योंकि इसकी साउंड इसका ऑलरेडी बहुत तेज़ है, और लोग पैट भी लेके आए हैं अपने, लाइक डॉग एंड ऑल। अच्छा चलो ठीक है, बाय, मैं नहीं परेशान कर रही। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जा रही हूँ। मेल है या फीमेल है? अरे फिर तो तू मेरे से प्यार कर सकता है बेवकूफ। अरे यार खाने के लिए इतना प्यार करता है क्या सब? मैंने अभी तक एक सिंगल फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई है क्योंकि कोई क्लिक करने वाला है नहीं, और मैं किसी को बोलना नहीं चाहती कि कोई मेरी फ़ोटो क्लिक करे, बिकॉज थोड़ा सा शर्म आती है मेरे को। वैसे मज़ा आ रहा है, काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ मैं, कुछ नया एक्सपीरियंस की कुछ न्यू, इट्स लाइक गुड यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटी सी क्यूट सी गुड़िया थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पानी से ना डरूँ, इसलिए मैं इधर उधर घूम के अपना टाइम पास कर रही हूँ। बस भगवान ना करे कि टाइटैनिक की तरह ये भी कहीं गलती से डूब जाऊँ, मैं मर जाऊँ, तो मेरे को तो स्विमिंग भी नहीं आती है। कहीं मुंबई का पीछे छोड़ के आ गए। मतलब कुछ मिस नहीं करना चाहती, मैंने टिकट के पैसे दिए तो मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती, मैं पूरा का पूरा घूमना चाहती हूँ। अभी मैं आपको कैफेटेरिया भी लेके चलूँगी। भूख लग गई है तो मैं कुछ रेस्टों में आ गई हूँ खाने के लिए, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या खाऊँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड ही हो रहा है। ये रेस्टोरेंट है, खाओ पियो मत। फाइनली मैं जेटी से निकल के मांडवा से मैं आ गई हूँ अलीबाग बीच। काफ़ी सुंदर है, और वैसे जाना जाता है कि मुंबई के लोगों के लिए 2 डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, एक लोनावला और एक अलीबाग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लोकेशन है, और यहाँ से अपना नेक्स्ट जो रोड ट्रिप है वो करने वाली हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट तो जेटी में ही कर लिया था, इसलिए अभी ब्रेकफास्ट की नीड नहीं है, और कॉफ़ी भी पी ली थी मैंने अच्छी से। ट्रिप भी शेड्यूल मैंने जैसे वो प्लान कर रखा है, तो मुझे वैसे करना पड़ेगा।
और लगेज अनपैक किया है। आपको पता है जो राइडर्स है उनको पता है कि लगेज अनपैक करके रूम में लेके जाना कितना मुश्किल है। तो धन्नो यहाँ पे है और मैंने जस्ट अभी होटल में स्टे किया है और मैंने सारा लगेज ऊपर भेज दिया है, मतलब खुद लेके गई हूँ, भेजा नहीं है मैंने किसी के भी साथ में। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ, कुछ खा पी के देन उसके बाद में मैं शाम को जो है फोर्ट देखने जाने वाली हूँ, जंजीरा फोर्ट। रूम में आ चुकी हूँ और ये है मेरा रूम। सो मैंने यहाँ पे स्टे किया है, यहाँ पे नाइट स्टे भी करने वाली हूँ। फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा मुझे 5 बजे और फिर नई डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम आपसे 2 घंटे बाद। बाय बाय। Soon after, later. फाइनली दोस्तों 1 घंटे की नींद के बाद मैं उठ चुकी हूँ वापस और मैं रेडी वेडी होके जा रही हूँ अब फोर्ट देखने के लिए। मेरे नोज में हो रहा था मेरी पूरी नोज है वो इस साइड से स्वेल हो चुकी है। आई डोंट नो क्यों, बड़े मैंने नॉर्मली पेन किलर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क ले लेना चाहिए, मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि मैंने मुंबई में ये चीज देखी है कि मेरे को 200 का टोकन मिल गया था मास्क की वजह से। फिर रूम की की निकाल लेती हूँ। मैं वहां पे उस फोर्ट पे जाने वाली हूँ जो समुद्र के एकदम बीचों बीच है। भैया ने बताया है हाफ टिकट भी है, फुल टिकट है, पर मेरे को वो 40 रुपए में टिकट नहीं दे रहे। बट कोई बात नहीं, मैं फुल टिकट ले लेती हूँ, बड़ी हो गई हूँ। वो हमने फोट रहा है समुद्र का, तो हमारी बोट यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से जो है बोट में बैठ के, मैंने जैसे बताया वो तो मेरा फोट देखने के लिए मैं जा रही हूँ। तो 10 मिनट लगने वाले हैं। आप बोट पर जाके मेरे पास वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और फिर हम लोग उस साइड जाने वाले हैं, नीचे के गेट के अंदर। ओह नाइस। क्योंकि लास्ट बोट है शाम का, अगर बोट मिस हो गया तो आप लोग को बाद में प्राइवेट बोट हायर करना पड़ेगा, क्योंकि बोट तो चला जाएगा, जितना लोग आए उनको लेके चला जाएगा टाइमिंग के हिसाब से। जो किला आप लोग देखने के लिए है ना, छोटा मोटा किला नहीं है, 22 एकड़ में बना हुआ किला है। और हम लोग को 22 एकड़ किला नहीं घूमना है, अंदर में 12-13 पॉइंट है। लोग जो इतना दूर से हजारों रुपया खर्चा करके आते हैं ना, पॉइंट देखने के लिए आते हैं। जैसे कि अंदर में एक समाधि है, मजार है, जिनका नाम है पंचतन 5 पीर। और एक किला बनने से पहले यहाँ पे एक आइलैंड था, टापू खरक था। भारत के इतिहास में 2 राजा होके गए, एक जो शिवाजी महाराज के वक्त में थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला हुआ था, मुगल थे। और ये जो सिद्धि थे अफ्रीकन थे, और अफ्रीका से अपने महाराज से 550 साल पहले आए थे। क्यों आए थे? बिजनेस के लिए। लौंग इलायची गरम मसाला जो होता है ना, स्पाइस के बिजनेस के लिए आया करते थे। और जब भी यहाँ पे आते थे, जाते समय अंदर में बाबा की मजार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय ऐसे हो गया कि समंदर के अंदर तूफान हो गया, जिसके कारण समंदर का पानी बाबा के मजार को टच होने लगा। तो मजार को बचाने के लिए उन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया। जो 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में किला बन के तैयार हुआ। यानी 22 साल लग गया इसको बनाने में। 22 साल में इन्होंने 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया, 22 बुरुज बनाए। बुरुज बोले तो क्या, बाहर से आप लोग को हाफ राउंड एरिया जो नजर आता है ना, इसे बुरुज कहते हैं। और किला 3 स्टेप में 3 फ्लोर में बनाया गया। किले का जो टॉप फ्लोर है उसे कहते हैं टहलनी बुरुज, यानी लड़ाई करने की जगह। सेकंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर, यानी देखरेख निगरानी करने की जगह। और जो ग्राउंड फ्लोर है, निचला हिस्सा, इसे कहते हैं बारूद खाना, यानी जंगी सामान रखने की जगह। ये है किले का मेन एंट्रेंस। उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए कि आप वहाँ पे जाके घूम लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा आपने पूरा किला एक्सप्लोर कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे जाने का आने का टाइमिंग बहुत है। और सीरियसली सही कह रहे हैं कि इतना बड़ा किला अगर देखना है तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। समुन्द्र के बीच में किला है और किले के बीच में 2 तालाब बने हुए हैं, वो भी मीठे पानी के। तो मैं भी देखना चाहूंगी कि बीच समुद्र के अंदर मीठे पानी के तालाब बने हुए हैं। ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। मतलब रानी के लिए बनाया गया था, जैसे नॉर्मली बताया जा रहा है कि वो रानी के लिए बनाया था। और उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी को भी पानी
लेना अलाउड नहीं था, मतलब उसमें से अगर पानी लेना है उसमें से अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन जो है मिरर लगाए हुए थे वो रिफ्लेक्शन हट जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंडिया की तीसरे नंबर सबसे बड़ी तोप है जो अश्व धातु से बनी हुई है। मेरे को लगा था कि वो तोप का नाम है बट वो तोप का नाम नहीं है क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, इस वजह से। उसके बाद में ये छोटी तोप है और फिर उससे भी छोटी तोप है। पुराने जमाने में क्या क्या नहीं होता था और इंडिया में क्या क्या नहीं है घूमने के लिए। यहाँ पे भी एक तोप है और ये तो बहुत छोटी सी तोप है। और वो सामने देखो वहाँ पे वो जैसे कि हमें लेके आ रहे थे उसी बोट पे उसी तरह हमें और लोगों को लेके आना है। मतलब रिस्की लगता है, मतलब है रिस्की, लगता नहीं है रिस्की, रियल में है। बट इन लोगों के लिए बिल्कुल भी रिस्की नहीं, अपन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की। जब मैं उसमें आ रही थी तो मैंने आपको पहले बताया था मेरे को पानी से थोड़ा डर लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई थी कि मुझे पर साथ में इतने सारे लोग थे तो टेंशन वाली बात थी नहीं। इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो अपन को पता भी नहीं है, जैसे कि ये किला 700 साल पुराना बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बोट का नाम पुष्पावती है और वो बोट वाले भैया ऐसे बोल देते हैं कि जो जल्दी नहीं आया उसको फिर तैर के आना पड़ेगा। तो मैं तो फटाफट जल्दी से जल्दी घूम के और वापस बोट में जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तैर के जाने का कोई शौक नहीं है। मतलब मेरे को अच्छा लगता था मतलब कि यहाँ दूर से दिख रहा है वो हो रहा है, बट फाइनली मतलब इतना दूर आके मैंने बीच समुंदर से एकदम बीच समुंदर में मतलब इस चीज़ को देखने को सीरियसली बता रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये चीज़ देखने को मिली क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि अलाउड नहीं होता, वो नहीं होता कि बीच पानी के अंदर क्या है, एक्साइटमेंट रहती है कि क्या है वो क्या है, देखना है। बट फाइनली आज मैं इसके अंदर आके मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ समुंदर के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है और वो अपन देख सकते हैं, वो गिरती नहीं है। तो हम किले से नीचे उतर रहे हैं। किले के जैसे कि उन्होंने बताया था किले के तीन फ्लोर थे। एक तो था वो तोप वगैरह के लिए था, दूसरा गार्ड्स वगैरह के घूमने के लिए, तीसरा उनके रहने के लिए। तो जैसे कि मैं इससे नीचे भी है पर वहाँ पे तो झाड़ियाँ वाड़ियाँ उग चुकी है, जंगल वंगल हो गया है वो सारा। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि ये 700 साल पुराना किला है। तो अभी तक समुद्र का पानी कितना मतलब सॉल्टी होता है, कितना खारा होता है, फिर भी इस किले को कुछ भी नहीं हुआ। पत्थर मतलब ठीक है, पत्थर थोड़े बहुत गल चुके हैं, उसके अलावा इस किले को कुछ भी नहीं हुआ है। लास्ट 700 साल से ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे टिका हुआ है, कैसे नहीं समझ आ रहा है। ये सीढ़ियाँ हमें कहाँ लेके जा रही है अब देखते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे हूँ घूम रही हूँ। तो ओके, ये है वो तालाब। ये पानी कहते हैं कि बीच समुद्र के अंदर भी ये पानी मीठा पानी है। लुक एट दिस, ये मीठे पानी का तालाब है। कैसे पता नहीं, कहाँ से पता नहीं। मिरर्स लगे हुए थे इस पानी में, सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये तालाब यूज़ हो जाता है। इसमें इस पानी को कभी छेड़ा नहीं जाता था क्योंकि अगर छेड़ा गया तो वो ऐसे बिखर जाएगा और रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी। दूसरा जो तालाब है वहाँ से पानी पिया जाता था। 125 सीढ़ी है तो अब बहुत भाग के चढ़नी पड़ेगी, नहीं तो मेरी फुलवावती पीछे रह जाएगी, मेरे को छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि अगर मेरी बोट छूट गई तो मुझे लेके कौन जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस किले को बनने के लिए 22 साल लगे हैं क्योंकि ये 22 एकड़ में फैला हुआ है। फिर भी 22 साल के बाद में भी ये पूरा नहीं बन पाया, अभी भी आता है कुछ काम इसमें, और अब तो होना भी नहीं है, नॉट पॉसिबल। हाल फिलहाल के लिए जाना पड़ेगा। टिकट काउंटर भी बंद हो चुका है क्योंकि टिकट तो दे ही नहीं रहे। ओह, बड़ा वाला गेट भी बंद हो गया है, मतलब फाइनल वोट है अब। बहुत मज़ा आया मेरे को जंजीरा घूम के, और आप लोग भी देख के शायद यहाँ घूमने आए क्योंकि इतनी प्यारी जगह है। तो
फोर्ट घूम के आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। अब मैं यहाँ से अपनी धन्नों को उठा के जाने वाली हूँ। आसपास में अगर कोई और भी अच्छे व्यू पॉइंट्स मेरे को देखने को मिले तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, नहीं तो मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ। मेला देखने के बाद में मेरे को बहुत सारा टाइम मिल गया तो मैं आ गई यहाँ पे बीच पे, और ये है मुर्ड का बीच। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जाके लाइक कर दो, क्योंकि मुझे लाइक और सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आज यहीं पे पैकअप करती हूँ, यहाँ से मेरा पैकअप होता है। कल देखते हैं नई डेस्टिनेशन, फिर से नई जगह पे मिलते हैं हम लोग, फिर से एक नई ट्रिप के साथ, नई राइड के साथ में। तो बाय, हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। तो मैं अब उठ चुकी हूँ और टाइमिंग हो चुका है 5:45। मैंने सारा का सारा लगेज पैक करके धन्नों पे बांध दिया है उसको अच्छी तरीके से। अब मैं वापस आई हूँ चेक करने के लिए कि रूम में मेरा कुछ रह तो नहीं गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्डरोब है। अब वार्डरोब को हमेशा एक बार रिचेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई सामान अगर भूल जाए और फिर उसको वापस लेने होटल आना पड़े तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वॉशरूम में नहीं, वॉशरूम में भी कुछ नहीं रहा है। ओ चलिए फिर चलते को बाहर चिड़िया वगैरह की चिड़िया होती है, चिड़िया उसकी आवाज आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे खड़ी है, आई होप दिख रही हो क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है। धन्नों को मैंने रेडी कर लिया है पूरा का पूरा। अब मैं यहाँ से मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेशन पे आपसे, आई मीन नेक्स्ट जगह पे। यहाँ से रवाना हो रही हूँ मैं अभी। यहाँ पे जो है मेरे को थोड़ा टाइमिंग का जो था नहीं पता था, क्योंकि गांव के जेटी है, थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो चलता है। टाइमिंग जेटी का 7:30 है और आधे घंटे बाद में वो स्टार्ट होगी, मतलब 8 बजे समथिंग। तो मेरे को लगा क्यों ना जब तक एक वीडियो बनाया जाए। और मेरे पीछे इतना प्यारा सा सन है, आप देख सकते हैं। कल वाली बहुत बड़ी थी पर यहाँ पे तो शायद थोड़ी छोटी ही होगी, क्योंकि इतना मेरे को यहाँ क्राउडेड या इतने दिख नहीं रहे हैं लोग। देखते हैं, लेट्स सी। फाइनली 1 घंटे के इंतज़ार के बाद में मेरे को ये डिग्गी मिल गई है, आई मीन जेटी। प्रॉपर मेरे को 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा और अब मैं यहाँ से उस कॉर्नर पे जाने वाली। वैसे ये छोटी डिग्गी नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके इसके अंदर आए हुए हैं। मेरी धन्नो यहाँ पे खड़ी है, एकदम रेडी है ये, तो मतलब काफ़ी अच्छा है लोकल्स के लिए, ये बहुत अच्छा है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने के लिए अवेलेबल है काफ़ी सारी चीज़ें। ऐसा होना भी चाहिए। से मतलब अगर मैं बाय रोड जाती तो कम से कम मेरे को 2 से 2.5 आवर्स लगने वाला था, मतलब 2.5 घंटे लगने वाले थे प्रॉपर। बट अभी मैं जैसे इससे जा रही हूँ तो मैं 25 मिनट्स में चली जाऊँगी। इसके बाद में मेरे को आगे एक और डिग्गी मिलेगी, उसके बाद में मैं गणपति राव पुले पहुँच जाऊँगी। फिर वहाँ से मैं प्रॉपरली बाय रोड मेरा होगा पूरा का पूरा। देन अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस मिला है।
तो ऐसा लग रहा है आज मेरा पूरा दिन है ना इस जेटी में ही जाने वाला है, क्योंकि मैंने जब वहाँ से जेटी ली थी तो बोला था एक जेटी और है, जब यहाँ पे मैंने पता किया तो बताया जा रहा है कि 2 जेटी और है। तो आज तो पूरा दिन ऐसे जेटी में मेरा ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी जब मैंने फर्स्ट जेटी ली थी उससे 54 किलोमीटर दूसरी जगह मेरे को ये जेटी मिली है। फिर उसके बाद में मैंने अभी देखा है वो 57 है, 57 के बाद में फिर एक जेटी है। कम से कम 100 या 100 अबव किलोमीटर्स मेरे को ड्राइव करने के बाद में मैं गणपति फुल्ले पहुंचने वाली हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है मुझे रेस्ट की नीड है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं धनों के साथ साथ में, सब अपनी अपनी, जैसे मैंने बताया, लोकल व्हीकल्स लेके जाते रहते हैं। वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी तो देखते हैं कितना टाइम लेती है पहुँचाने में। पास में ही दिख रहा है, बट इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में बहुत बहुत ईजीली जा सकते हैं। बट अगर मैं बाय रोड जाती तो कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। एक तो इनकी सीढ़ियाँ भी इतनी खतरनाक है, ऐसा लग रहा है नीचे की जाऊँगा। ऑटो वाले भैया का ऑटो तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे फंस गया है। कार और बाइक तो जा ही रही है, साथ में भैया ऑटो भी लेके जा रहे हैं। नाइस, मतलब कुछ भी हो सकता है। टीवीज वगैरह में देखा था कि ऐसे किनारे क्रॉस करने के लिए एक बोट से दूसरी बोट में जाना पड़ता है, बट मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। फाइनल 3 घंटे की जर्नी राइड करने के बाद में मेरे को लगा मेरे को कुछ खा लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक साई सिद्धि कैफ़े है, वहाँ पे मैंने फाइनली लंच किया है। बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो देखने को मिली, तो मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि क्या क्या वो है। उससे पहले मैं बता दूँ कि धन्नो यहाँ पे खड़ी है, रहने के लिए रूम्स भी है, आप रूम्स में रह सकते हो। सेकंड बात, यहाँ पे आपको जो खाना है वो घर का खाना मिल रहा है, प्रॉपर यहाँ पे घर पे कुक किया जा रहा है। ऊपर जो है ये काजू का पेड़ है, काजू यहाँ पे होते हैं, इनको मतलब खरीद के लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको काजू। जैसे कि ये काजू है, इसके अंदर से और काजू निकलेगा, एक और काजू, मतलब ये काजू के ऊपर की परत है, फिर इसके अंदर से काजू निकलेगा। और उस सामने वो सुपारी का पेड़ है, वहाँ पे सुपारी उगती है, मतलब वो वाला वहाँ पे होती है सुपारी। फीकी सुपारी या मीठी सुपारी? फीकी होती है ना, मीठी तो बाद में जाते हैं फैक्ट्रीज में रेडी होती है। मैं काजू डालते हैं यहीं से होते हैं। मैं खुद भैया से ना बहुत सारे काजू इकट्ठे करके लेके जाने वाली हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तब। अभी बताया तो अभी सब मांगने आ जाएंगे। ये जिन्स है और जिन्स के अंदर पेड़ है, मैंने भी देख के पहले यही सोचा था। तो इन लोगों ने जो वेस्टेज चीजें हैं सारी की सारी उनको यूज किया है। जैसे कि ये हेलमेट है, इसके अंदर भी भैया ने पौधे उगा दिए। ये शूज है, शूज को पेंट करके इसके अंदर भी पौधे उगा दिए। तो मतलब ये होता है वेस्टेज चीजों का यूज करना। ये यहाँ पे एक और जिन्स है, मतलब सीरियसली अगर मेरे घर पे इतनी सारी वेस्टेज जिन्स डेनियम्स है वो इतनी सारी पड़ी है। उसके अलावा यहाँ पे फ़ोन है जो प्रॉपरली आप उठा के बात कर सकते हो, बट इसके अंदर पेड़ उगा हुआ तो सिर्फ पेड़ से बात होगी। तो ये यहाँ पे बहुत प्यारा कैफ़े, खाना बहुत प्यारा था, तो बहुत टेस्टी था। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, रूम्स भी अवेलेबल है।
मैं रात को कोई क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैं लेट नाइट आई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने जाके सीधा रूम बुक किया और उसके बाद में मैं सो गई थी। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ, उठ के रेडी हुई हूँ। यहाँ से अब मैं जाने वाली हूँ गणपति राव फूले के जो मंदिर है वहाँ पे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने जस्ट पास में ही अपनी जो है बुकिंग की थी। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही वो है। मैं यहाँ से सीधा मंदिर जाने वाली हूँ और अभी मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है, तो मैं गरम गरम कॉफ़ी पीने वाली हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा दूर चल के ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हैवी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार लंच है जो स्किप हो जाता है, उसकी वजह से फिर मेरे को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। और आप सबको पता है मैं कितनी फूडी हूँ, तो उसकी वजह से खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने ये कॉटेज बुक किया है, बहुत प्यारा व्यू है इस कॉटेज का, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने यहीं से बुकिंग कर ली। तो मैं कॉफ़ी पी के यहाँ से निकलती हूँ, फिर मैं आपको कॉटेज का व्यू भी दिखाती हूँ। ओके, बाय बाय। कॉफ़ी ये मेरी धन्नो है और ये कॉटेज के बाहर का व्यू है। यहाँ पे रिसेप्शन है, बहुत सारी ग्रीन है क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से पेड़ पौधे यूज़ किए हैं। ओनली फॉर बच्चों के लिए नहीं, मैं भी झूल सकती हूँ उसके अंदर। ये ऐसे तो झूले झूलने में कोई एज नहीं होती। ये कॉटेज के रूम है, बहुत प्यारे प्यारे। तो फाइनली मैं गणपति राव फूले के मंदिर पे पहुंच गई हूँ और ये मेन एंट्रेंस है जो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से मंदिर थोड़ा सा दूर है, 500 फीट दूरी पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत जल्दी। मंदिर एंट्रेंस बहुत प्यारा है, विदाउट मास्क नॉट एंट्री है। और मैं पूरा आपको इसके बारे में बताऊँगी कि ये कौन सी जगह पर बना हुआ है, किस टाइप से बना हुआ है, कौन सी डेस्टिनेशन पे बना। इसके जस्ट पास में जो है बीच है और बीच के बीच में जो है ये मंदिर बना हुआ है। साइड में जब कहते हैं कि बीच की जो पानी की जो लहर है समुद्र की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो काफ़ी बार मंदिर के अंदर तक भी एंट्रेंस कर जाती है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, मेरे को यहाँ से काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद में एंट्री है अंदर। वैसे माना जाता है कि ये महाराष्ट्रियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग इसको बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं। तो चलो क्यों ना आज अपन भी देखते हैं। पहले दर्शन करती हूँ अच्छे से, फिर कैमरा यूज़ करूँगी, बिकॉज मंदिर आई हूँ इतना दूर राजस्थान से चल के, तो ऑफकोर्स दर्शन करना तो बनता है। वहाँ से आपको एक लंबी लाइन बना के कतार में आपको दर्शन करने होते हैं। ये हर मंदिर में होता है, इसकी और लाइन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो भी मतलब नहीं है। आगे मैं प्रॉपरली देखती हूँ आगे कैम यूज़ कर सकते हैं या नहीं करते। अगर काफ़ी मंदिर में ऐसा होता है कि कैम यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, अगर मेरे को यहाँ पे कैम यूज़ नहीं करने दिया तो मैं नहीं मंदिर के अंदर का दर्शन करवा पाऊँगी। अगर कैम यूज़ करने दिया तो मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मेरे को मंदिर के अंदर कैम यूज़ करने दिया तो ही मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो वैसे ही सेम अदर मंदिर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे मुझे कैम यूज़ नहीं करने दिया, तो मैं आपको अंदर का कुछ भी व्यू या लोकेशन नहीं दिखा पाई। बट मंदिर में हर जगह यही होता है, तो उन जगहों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो मना करने के बाद में भी ऐसे धीरे धीरे फ़ोटोज़ लेते नहीं, वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी मंदिर के अंदर का कोई भी वीडियो या कोई क्लिप या कोई फ़ोटो नहीं लिया।
के बाद में मैंने सोचा मैं कुछ खा लेती हूँ। जब मैं सेकंड रेस्टो आई थी मुझे नहीं समझ में आया था, तो जस्ट सामने पंजाबी तड़का करके कोई रेस्टो है, वहाँ से मैंने खाना पैक करवाया, पार्सल करवाया है। अब मैं होटल जाके थोड़ा खाना खा के फिर मैं वहाँ से निकलूँगी शूट के लिए। हेलो दोस्तों, सो मैं अभी आ गई हूँ प्राचीन कोंकण म्यूजियम। ये म्यूजियम मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। ये म्यूजियम का मेन एंट्रेंस है। अब मैं बस पता करती हूँ कि यहाँ पे कहाँ से टिकट मिलती है। सब कुछ पता करने के बाद में अंदर एंट्री लेने वाली हूँ। आई एम श्योर म्यूजियम के अंदर तो कैमरा अलाउड होते हैं, यहाँ पे भी कैमराज अलाउड है या नहीं है। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ओ एक सेकेंड में अपना मास्क वेयर कर लेती हूँ। पहले लिखा हुआ था नो मास्क नो एंट्री, तो इसलिए मैंने मास्क वेयर कर लिया। टिकट दे दो। 40 रुपए टिकट है पर पर्सन। पर पर्सन? हाँ, और फोटो निकालने वाले हो तो उसका 20 रुपीज अलग चार्ज है। 20 रुपीज अलग चार्ज मोबाइल या कैमरा का। ओके कोई बात नहीं। तो आप मेरे को मोबाइल एक कहना है कैमरे का दे दीजिए 20 रुपीज का, एक 40 रुपीज का मेरे को दे दीजिए। कोई टाइम लिमिट तो नहीं है? पौना घंटा लगता है पूरा देखने के लिए। ओके। गाइड है हमारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ। ओके थैंक यू। 40 रुपीज़ की यहाँ पे मेरे को एक टिकट मिली है। उसके अलावा अगर आपको कैमरा यूज़ करना है या मोबाइल यूज़ करना है उसके 20 रुपये अलग से चार्ज है, वो मैंने ले लिया है। उनको फ़ोन तो और कैमरा तो यूज़ करना ही है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से और ज़्यादा अंदर बता सकूँ क्या क्या चीज़ है। हाँ, म्यूज़ियम देखने आने का मेन रीज़न ये भी है क्योंकि मैं जो राइड कर रही हूँ मुंबई से, वो कोंकण के एरिया में ही कर रही हूँ। तो ये सारा कोंकण के ऊपर ही पूरा का पूरा बना हुआ है। मौर्य, सातवाहन, त्रैकूटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, शिलाहार, यादव, बहमनी, निजाम शाह, पोर्तुगीज, मराठे, ब्रिटिश, ऐसे अनेकों ने यहाँ राज किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे एकमात्र राजा थे जिन्होंने पहाड़ों की घाटियों में बिखरे जन समुदायों की बस्तियों को एकत्रित कर गांवों की सीमाओं में उन्हें बांधा। एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है, मतलब एंट्रेंस तो बाहर से था बट ये यहाँ से म्यूजियम का एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है। ये गाइड है। क्या नाम है आपका? सौरभी दी बताने वाले हैं इसके बारे में पूरा का पूरा। नमस्कार, मैं सौरभी प्राचीन कोंकण में आपका स्वागत करती हूँ और ये गांव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। इसे हमने दीर्घायुष्य का प्रतीक मनाया है। ये जो पत्थर से बंधा बांध है उसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार 400 साल पुराना है। जब ये पार बंधा गया है तब ये पीपल का पेड़ भी लगाया गया है, इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। ये वाला पेड़ 400 साल पुराना है। ये शिलालेख है। इस पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी थी। इस कविता में कवि ने कोंकण की प्रकृति का वर्णन सीधे साधे शब्दों में किया है। इस कविता में कवि ने नंदनवन शब्द का इस्तेमाल किया है। नंदनवन शब्द इसका अर्थ है स्वर्ग की देवता इंद्र जी का बगीचा। वो जितना सुंदर है उतना हमारा कोंकण भी सुंदर है। ये गुफा समय का प्रतीक मनाया है। गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और गुफा के पीछे है 500 साल पुराना भूतकाल। इसके पीछे आप देखेंगे कि 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी ग्राम रचना, समाज रचना और खान पान की आदतें परंपरा कैसी थी। ये देखने के लिए अंदर जाना है। आते समय थोड़ा झुक कर आइए। ओके, तो थोड़ा झुक के, क्योंकि मेरी हाइट तो वैसे ही बहुत लंबी है। गुफा तो अपन आ गए हैं 500 साल पीछे, राइट? ये भगवान परशुराम, हमारे पुराणों में उनका ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए हैं। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। दान की हुई कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। हम जहाँ खड़े हैं वह हजारों साल पहले समुद्र था। उसके साथ उन्होंने युद्ध किया और 40 से 50 किलोमीटर पीछे ढकल दिया।
और ये जो भूमि निर्माण हुई है उसे कोंकण कहते हैं और इस भूमि को परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। पहले ये पकदंडी गणेश जी की मंदिर तक थी, आधुनिकता में नष्ट हो गई और आज सिर्फ हमारे प्राचीन कोंकण में देखने के लिए पाई जाती है। ये चिरपल का पेड़ है, चिरपल का फल जंतुनाशक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है। ये ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था गांव को नियंत्रण करती थी। गांव के किसी दो व्यक्ति को झगड़े हुए तो गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक के जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, चर्च और मस्जिदों में जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। हम कोंकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिमगा यानी होली का त्योहार मनाया जाता है, तब इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर हर एक के घर में ले जाते हैं। यानी कि कोंकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारे एक दूसरे के पास आना जाना रहता है। इस देवी का नाम वाघजाई है। ये हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ पाए जाते हैं वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहले कोंकण का जंगल भी ऐसा ही समृद्ध था और हमारे भावी विश्व में उसे स्थान दिया गया है। हम कोंकणी लोग बड़, पीपल, नागसाप इसकी पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजा कहलाते हैं। इसलिए हमारी देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित ऐसा ही वाघजाई रखा है। ये है कड़क लक्ष्मी। समाज है, कोली समाज के लोग समुद्र के इतने पास रहते हैं कि समुद्र का भर्ती का पानी भी उसके मकान तक लौट जाता है। इतनी छोटी नौका लेकर ही कोली लोग घरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हैं और सुबह घर वापस लौटाते हैं। नाई है, पहले कोंकण में बारटम सिस्टम थी, यानी कि नाई, सुतार, लोहार, ये लोग हर एक के घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे। लेकिन उसके बदले में उसे पैसे नहीं मिलते, लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को हर एक के घर में जाकर एक आदमी के बाल काटने के लिए साल भर के लिए 4 पाइल यानी कि आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतनी कम बिदागी में ये लोग समाज की सेवा करते थे। हमारे नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है। हाँ। और उसे पता चली खबर पूरे गांव को पता चलती है। जैसे आप आए, यह खबर जिस तरह नाई को पता चली उस तरह पूरे गांव को पता चली। हमारा पूरा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहेगा। तो ये आ गए अपन मुखिया जी के घर पे। चाय पानी तो मुखिया जी अब क्या ही पिलाएंगे हमें। मुखिया है राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी मुखिया। राजकीय और धार्मिक संदर्भों में मुखिया का पहला सम्मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना ये काम मुखिया करते थे। वहाँ पर मुखिया के 2 बच्चे हैं और हमारे परंपरा से चलता आया हुआ चौपट खेल खेल रहे हैं। ये खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच में द्वित नाम से खेला गया। हस्तिदंत की फांसी लेकर ये खेल खेला जाता है। ये खेल खेलने वाले कुशल हो तो ये खेल 2 या 3 रात तक चलता रहता था। इतना मजे का खेल है। इस मकान की रचना देखिए, मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे उसे ओठी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग इस ओठी पर बैठे थे। ये सामने है उसे पड़वी कहा जाता है। सर्वसामान्य लोग इस पड़वी पर बैठते थे। मुखिया की यहाँ है भगवान का घर, मुखिया के यहाँ है रसोई घर और मुखिया के पीछे है माजघर यानी कि पहले का बेडरूम। ऊपर छोटा छप्पर है और बीच में गैप और नीचे बड़ा छप्पर है। कोंकण में गर्मी बहुत होती है, इसलिए अंदर की गर्म हवा इस गैप से बाहर निकलती है और बाहर की ठंडा हवा उसकी जगह लेती है, इसलिए अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। घर के सामने है बड़ा आंगन, आंगन में है तुलसी वृंदावन। ये है सुपारी काटने वाला, इसको कहते हैं अर्किट्ठे, क्या कहते हैं दीदी? अर्किट्ठे जो भी है, बहुत थोड़ा अजीब सा नाम है। वाह, मतलब ये बच्चा इधर नहा रहा है, मतलब उसकी मम्मा है, और ये जो दूसरा छोटा बच्चा है वो बैठा है। मेरे को खेलने जाना, मेरे को भागने दो, और वहाँ से पानी आ रहा है। पता चला मेरा रीजन कोंकण से जाने का। यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस। ये किसान है, इसकी घास की झोपड़ी और उसके कम कपड़ों पर मत जाइए। यह हमारे गांव का एक प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता है। गांव के 12 बलूतदार, मुखिया और राजा को अनाज देने का काम एक किसान करता था। ये जो चूल्हा है उसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहा जाता है। यह हमेशा के लिए जलता रहता रखा जाता था क्योंकि पहले लाइटर और माचिस नहीं थी। किसान की बीवी को खाना बनाना हो
तो यहाँ से 2 छोले लेकर रसोई घर की चूल्हा जलाती। खोईनी है, पहले इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। ये गोमाई की पुताई की गई टोकरी है, उसे कोंकणी भाषा में कंगी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है। इसके अंदर अनाज रखकर ऊपर से चिरपल नाम के फल डालकर बाहर से गोमाई की पुताई की जाती है, यानी कि अंदर का अनाज 2 या 3 साल तक अच्छा रहता है। ये इरला है, पहला इसका इस्तेमाल बारिश में छाते की तरह किया जाता है। यहाँ पर कोकण का त्योहार दिखाया है गौरी गणेश जी। कुम्हार है, मिट्टी के संबंधित सभी चीजें बनाने का काम है कुम्हार करता था। गणेश जी के त्योहार में गणेश जी की मूर्तियाँ बनाना, गर्मियों में मटकी बनाना और दीपावली में दिए बनाने का काम ये कुम्हार करता था। ये जो सफेद रंग वाला मटका है वो माड़ी निकालने का मटका है। कोंकण में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं। उसे नारियल आने से पहले एक पोय आती है, उसे आधा काटा जाता है और बाहर के गुड़हन के पत्थर रगड़कर लगाए जाते हैं। वो पत्ते अंदर में से माड़ी खींच लेती है और ये बुनबुन आने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। काल के अनुसार 12 बलूतीदार के व्यवसाय नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय अभी भी चल रहा है। ये अभी भी ओरिजिनल ज्वेलरी है या नकली है? अच्छा, असली रखनी चाहिए ना। अभी काम चालू है। अच्छा, काम स्टार्ट कर रहे हो? तो मतलब फिर असली रखोगे? मतलब मैं नेक्स्ट टाइम आ सकती हूँ लेने के लिए? ऊपर आपके लिए मिलेगा, मोती का वगैरह सामान मिलेगा। सालों का इतिहास है। इस बंदरों में से भारत के सभी व्यापारी ने पूरे जग से व्यापार किया करते हैं। यहाँ से निर्यात होने वाली चीजों में से हस्तकौशल्य की चीजें, हीरे माणिक के मोती इत्यादि चीजों की निर्यात ये बनिया लोग करते थे। ये सुतार है, किसान को लगने वाली लकड़ी की चीजें बनाने का काम ये सुतार करता था। ये सावंतवाड़ी का सुतार है। सावंतवाड़ी के लोगों को लकड़ी के खिलौने संसार में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बनाई हुई सुंदर चीजें हमारे ऊपर हस्तकला समन्वय केंद्र में आपको देखने के लिए मिली। लोहार है, जिस तरह किसान को लगने वाली लकड़ी की चीजें बनाने का काम सुतार करता था, उसी तरह उसे लगने वाली लोहे की चीजें बनाने का काम ये लोहार करता था। 500 साल पहले कोंकण की राजकीय परिस्थिति अस्थिर थी, यानी कि यहाँ से कई लोग सेना में थे। उसे लगने वाली ढाल या तलवारियां बनाने का काम ये लोहार करता था। और विशेषता, उन्होंने बनाई हुई ढाल तलवारियां हमारे पास राजा और मुखिया के पास अभी भी है। अभी भी उसे जंग नहीं लगा है, दर दशरे से उनकी पूजा की जाती है। मतलब आज भी कितने टाइम, सालों बाद भी वो तलवार राजा और मुखिया के पास में है और वो ये जो लोहार होते थे वो बनाते थे। मतलब पुराने ज़माने में मतलब ये होता था, मेन पॉइंट है कि सारी चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती थी और हैंडीक्राफ्ट खुद हैंडमेड होती थी। किसान अपने बगीचा में जाकर नारियल लेकर आता था और तेली उनके सामने तेल निकाल कर देता था। ये तेल की कहानी है, उसे खून कहा जाता है। यहाँ सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी है उसे कोंकणी भाषा में लाहट कहा जाता है। ये लाट इस आड़ी लकड़ी को इस तरह बांधी जाती है कि ये लाट सीधी तरह खड़ी हो जाती है और इस कोलू को बैल बांधा जाता है और इस आड़ी लकड़ी पर पत्थर रखकर तेली खुद बैठा जाता है और ये सब वजन बैल से गोल घुमाने के बाद भी लाट पर पड़ता है और लाट का वजन नारियल पर पड़ता है, यानी कि अंदर का नारियल पीसकर तेल निकाला जाता है। ये तेल बाहर निकालने के लिए कोलू को बैल छोड़ना पड़ता है, कोलू बाजू करना पड़ता है, आड़ी लकड़ी छोड़नी पड़ती है और लाट बाजू करनी पड़ती है और अंदर का तेल बाहर निकाला जाता है और फिर से नया तेल निकालने के लिए नया नारियल डाला जाता है। पहले हर एक व्यवसाय जाति की नियत थी, किसी को भी व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी और बाम्बू की चीजें बनाने का काम ये बुरुक करता था। और ये सूप, ये फूलों की टोकरी है और ये रोली है। इसका इस्तेमाल अनाज धोने के लिए किया जाता है और धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुमारी लड़की इस रोली पर दीवा रखकर खड़ी रहती है। शुभ कार्य होने से पहले ये दिया बुझ गया तो कार्य अशुभ माना जाता है। आज भी हमारी किसी की भी शादी मुंबई हो तो मुंबई में ये रोली, मुंबई हो तो मुंबई में सभी चीजें मिलती है, लेकिन ये रोली नहीं मिलती। रोली के लिए उसे गाँव आना ही पड़ता है। रसोई घर है। पहले हर एक समाज की स्वतंत्र खान पान होती है, किसी की दो समाज की खाद्य संस्कृति समान नहीं थी। कोंकणी लोग अपने खाने में मछली की कड़ी और चावल बहुत खाते हैं।
कोंकण में आकर मछली की कड़ी, उबले हुए मोदक और भाजनी की बड़ी नहीं खाएंगे तो कोंकण की सफर अधूरी रहेंगी। पहले कोंकणी लोग अपने रसोई घर में मिट्टी और पत्थर के बर्तन रसोई घर में इस्तेमाल करते थे। जो जातनी है और जातनी जैसा दिख रहा है उसे गिरट कहा जाता है। जातनी में अनाज पीसते हैं और गिरट में अनाज की छिलकी अलग किया जाता है। मोदक पात्र यानी पहला कोंकणी कुकर, इसमें नीचे पानी डाला जाता है। ये चालनी पर केली के पत्थर रखकर उस पर मोदक रखे जाते हैं और ये ढक्कन लगाकर मोदक पात्र चूल्हे पर रखा जाते हैं, यानी कि अंदर के मोदक स्टीम होते हैं। ये पूरण यंत्र है, उसमें डाल डाली जाती है और ये गोल गोल घुमाने के बाद भी नीचे से पूरण गिरता है। उसके बाद उससे मिट्टी रोटी बनाई जाता है। ये लोहे का सेविया यंत्र दिखाया और ये लकड़ी का दिखाया है और ये यहाँ पर लकड़ी चमचे दिखाया है। चूड़ी वाला है कार के अनुसार 12 बलूतेदार हर एक के घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे। इसी तरह ये चूड़ी वाला इस लड़की के घर आया है। इस लड़की का घर है। पहले कोंकण में लड़की की शादी 8 या 10 साल में होती थी, तब ये चूड़ी वाला इस लड़की को बिना मूल्य चूड़ी चढ़ाता था। जब इस लड़की की शादी होती है तब लड़की के पिताजी इस चूड़ी वाले को एक छोटे का सोने का गहना देता था। उतनी ही उनकी विदागी होती थी। ये पनगढ़ है, लाइक पानी भरने आते थे पहले लोग यहाँ पे, तो ये वो जगह है। चर्मकार है, ख्याल से चीजें बनाने का काम ही चर्मकार करता था। इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना बताते हैं जो पहले 500 साल पहले घटी। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर मार्लेश्वर नाम का भगवान शंकर जी का मंदिर है। वहाँ पहाड़ियों पर एक गुफा है। इस गुफा में शिवलिंग है। वहाँ की विशेषता है कि वहाँ जीवित सांप पाए जाते हैं। ये भगवान पहले गांव में रहते थे। इस गांव के लोगों को व्यवहार उसे पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर एक चर्मकार का मकान था। ये चर्मकार गरीब, श्रद्धालु और नीतिवान था। भगवान शंकर जी ने किसी भी जात पात का भेद न मानते हुए उसे मशाल दिखाने की विनती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवो भव समझकर मशाल दिखाने के लिए बाहर निकले। अब जहाँ मार्लेश्वर है वहाँ जाकर भगवान शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और इस चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि मैं इस गुफा में ही रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए, लेकिन हर संक्रांत को भगवान शंकर जी की पालकी उसे मूल गांव से निकलती है। तब इस पालकी को मशाल दिखाने के काम चर्मकार का जो आज का वंशज है वो करते हैं। यानी कि मार्लेश्वर ऐसा स्थान है कि वहाँ किसी भी प्रकार का जाति पाति का भेद न मानते। वह मार्लेश्वर प्रतिकृति खड़ी की है, दर्शन लेना तो ले सकते। धनगर है। धनगर इस शब्द का अर्थ है जिसके पास बहुत धन संपत्ति होती है। पहले ये धनगर समाज इतनी दुर्गम पहाड़ियों पर रहते थे कि उनका यहाँ से पहला बस स्टॉप भी 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर होता था। ये लोग जब गांव में आते थे तब इसके पैरों में ख्याल से बने हुए जूते, कंधे पर कंबल और हाथ में घुंघरू की लाठी होती थी और उसके पास 100 या 150 गाय और 5 से 25 भैंस होती थी। पहले गाय भैंस की कीमत 8 या 10 हजार में जाती थी और इस सबको बेचना चाहे तो इसकी कम कीमत के ही लाखों में जाती थी। इतना धनवान आदमी ये धनगर था। कोकणी लोगों की रहन सीधी होने के कारण इनकी रहन भी ऐसी सीधी थी। ये बकरी है और ये बकरी का मकान है। जंगली जानवरों से बचाने के लिए ऐसी ऊंचाई पर बांधी जाती है। ये कत्ता भट्टी है। कत्ता तैयार करने के लिए इस पेड़ को पूरा काटा जाता है। इसे अंदर जो रेड रंग वाला हिस्सा होता है उसे छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। ये पीस पहले 4 मटकों में पानी के साथ उबाले जाते हैं और पहले 4 मटके में उबालने के बाद भी 5वें मटके में विशिष्ट घंटों में उबाला जाता है। उसके निकाल कर छाया में सुखाया जाता है। यानी कि इस कत्ता तैयार करने के लिए 3 या 4 महीने लगते हैं। ये मचान है। पहला इसका इस्तेमाल वॉल स्टोवर के लिए किया जाता है। इस मचान से 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर भू प्रदेश दिखाई देता है। जाना है तो जा सकते हैं। सो मैं एक रिस्क लेके मसान पे चढ़ने जा रही हूँ ऊपर,
क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना हुआ है। तो देखते हैं वहाँ से इसका व्यू कैसा आता है। उन्होंने बोला आप जा सकते हो, तो ओके। मैं चढ़ते वक्त बहुत मतलब इसकी जो है बहुत इजीली चढ़ रही हूँ, पर वापस नीचे उतरते मुझे नहीं पता कैसा क्या होने वाला है। मैं चढ़ गई हूँ मसान पे और यहाँ से पूरा का पूरा जंगल जंगल है जो पूरा दिखाई दे रहा है मेरे को, और नीचे पूरा मतलब दूर दूर तक मैं कुछ भी देख सकती हूँ। और वापस जो मुझे जाना है वो इस रास्ते से जाना है। इजीली ऊपर चली गई थी, बट अब वापस नीचे उतरते हुए मुझे सोच समझ के ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है वो बड़ा पेचीदा रास्ता है। ये मसान भी फाइनली मैं नीचे आ गई हूँ। इतना बड़ा नारियल और किसी के सर पे गिर गया तो उसका तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब सोच भी नहीं सकते। और ये इतना बड़ा आम है, मतलब मैं तो एक पूरा खा सकती हूँ, आप लोगों का पता नहीं। इसको आपूस आम कहते हैं, जो कोकण का बहुत फेमस आम है। ये एक जयगढ़ नाम से शायद कोई फूड वगैरह है, उसका प्रॉपर पूरा मैप बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे गांव की सीमा समाप्त होती है, यहाँ के बाद में दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है। तो हम उस गांव में नहीं जाने वाले हैं, मैं नहीं एंट्री कर रही उस गांव में। फाइनली हमने एक गांव पूरा का पूरा घूम लिया है, इनफ है, बहुत है, इतना मैंने देख लिया पूरा। नेक्स्ट गांव में नेक्स्ट टाइम आएंगे तब जाएंगे, बड़ा बहुत है, बहुत लेट हो जाना है। गांव घूमते घूमते 10 से 15 दिन लग जाने हैं मेरे को। पूरा म्यूजियम देखने के बाद में अब मैं जा रही हूँ वापस बाहर की तरफ, मतलब बाहर आउटसाइड। तो वहाँ से अब मैं फिर जाने वाली हूँ फिर नई जगह पे घूमी करने। तो पूरा मैंने म्यूजियम घूमने के बाद में यहाँ लास्ट में मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर आपको जो गाइड है वो अच्छा लगा हो, आपको अंदर से म्यूजियम अच्छा लगा हो, तो आपको ये बेल बजानी होती है। तो लाइक इसको प्रेस करके मैं धीरे से बजा देती हूँ। मैंने इसको बजा दिया। अब यहाँ पे मैं अपना फीडबैक देके जा रही हूँ उनको, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा रियल में। तो आप भी कभी आए तो इसको बजा के चले जाना अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए दोस्तों, पूरा म्यूजियम घूमने के बाद में मैं बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो म्यूजियम है वो वैभव सर देसाई ने उन्होंने इसको बनाया है। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी इस कोकण वाले रास्ते पे आता है या गणपति राव फुले घूमने आ रहा है, उसको ये जगह विज़िट करनी चाहिए। बहुत अच्छा है, इसमें आपको सारी जगह के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ पे आपको एक बार तो विज़िट करनी चाहिए। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़, ज़्यादा कुछ नहीं है, 40 रुपये की टिकट है। मैंने आपको बताया जैसे कि 20 रुपये आपके अगर फ़ोन या आप कैमरा यूज़ करते हो उसका है, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरी धन्नो है और ये मेरा बीच है और ये मेरी पार्टी हो रही है, वो भी अकेले। तो फाइनली मैं फुल और मस्ती करने वाली हूँ, क्योंकि इस बीच पे कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकेले मैं हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। ऐसे मतलब आपको बीचेस देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएंगे। बट इस तरीके से एकदम खाली बीच जो नीट एंड क्लीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक गोवा के लिए निकलने वाली हूँ, बट मैं उठ नहीं पाई। मैं 6:30 बजे उठी थी। अभी पैकिंग वैकिंग करके सारा मैंने लगेज गाड़ी पे रखा है। तो अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ गोवा। पूरा मेरे को यहाँ से लगने वाला है
मैंने जब मैप पे देखा तो 6 से 7 घंटे, मतलब 5 to 6 आवर 5 to 6 आवर्स समथिंग लगने वाले हैं मेरे को ऐसे। बट कोई बात नहीं, ये जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत प्यारी राइड होने वाली है। यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ चेक कर लिया है कि कोई पीछे कुछ रह तो नहीं गया है। और जो मेरी यहाँ से जो राइड है पूरी की पूरी कोस्टल एरिया से होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाईवे से तो मतलब सब लोग ऑलमोस्ट जो गोवा जाते हैं वो हाईवे से ही जाते हैं। तो मैं पूरा मुंबई टू गोवा कोस्टल जो पूरा एरिया है, कोस्टल जो एरिया है वो मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा बिल्कुल बीच के पास से जो एरिया है और पूरा जंगलों में होते हुए जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। तो देखते हैं और आगे क्या इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ से पता चला है कि जो एरिया है वो और भी ज़्यादा जंगल से होके निकलने वाला है। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं राइड पे। तो अपन तो अपना खाने पीने का सामान साथ में रखते हैं। एप्पल लेके आई हूँ अपने साथ में खाने के लिए। एक विशाल बड़ा सारा आम का पेड़ है जो हापुस आम का है। आम के पेड़ के नीचे एप्पल खाया जा रहा है और पीछे देखो एकदम पिंक कलर के उस पे फ्लावर आ रखे हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। छोटा सा मंदिर भी है। जैसे कि मैंने बताया था मैं कोस्टल रूट से ड्राइव कर रही हूँ, तो आगे मुझे कुछ खाने के लिए मिले या ना मिले तो इसके लिए मेरे को एक बहुत ही प्यारी सी टपरी दिख गई थी। ये है यहाँ के फेमस आपूस आम जो मैंने आपको बताया था। ये आम है और ये जस्ट सामने जितने भी आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये सारे के सारे आम के बाग है। तो बस यहाँ से मैं कुछ थोड़ा सा खा पी के फिर वापस अपनी राइड पे निकलने वाली हूँ, क्योंकि ये जो राइड है काफी लंबी राइड है और मेरे को गोवा पहुंचना है। और मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया है महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस फूड। जैसे कि बड़ा पाव होता है वैसे ही मिसल पाव होता है। ये इस टाइप से कुछ होता है, पूरा मिक्स वेजिटेबल मिक्स होके फिर वो कुछ बनता है। और ऑमलेट, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट हमेशा बेस्ट रहता है। यहाँ पे तो सब जगह आम के पेड़ है बहुत सारे। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे कच्ची कैरी लगी हुई है अभी तक। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी कच्ची कैरियां लगी हुई है। ये सारे आम हैं। ये कच्ची कैरी है, वो ऊपर और कैरी लगी हुई है। वाह, पेड़ पे कितनी सारी कैरियां लगी हुई है।
ये आप क्या लगा रहे हो जिससे ये स्लिप हो रही है? क्या है ये? मतलब ऑयल? ऑयल ये वो डर गई।